हेलो बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रमिति शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो हम लोग सिर्फ क्षेत्रमिति के परिचय पर करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, क्षेत्रमिति में हम लोग क्या पढ़ना है? क्षेत्रफल पढ़ना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पढ़ना है, आयतन पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम आपको बताएं, जैसे यहाँ पे हम एक चित्र बना दिए। ठीक है जी, तो इस चित्र के अंदर का ये जो भाग है यही इस चित्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलेगा कि ये जो बाहरी लाइन है, यानी कि ये जो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, अगर सिर्फ इसी लाइन का बात होगा तो यह परिमाप होगा। ठीक है, ये लाइन हम लोग क्या होगा? परिमाप होगा। लेकिन अगर इस अंदर का बात होगा, इस लाइन के अंदर का बात होगा, तो ये क्या है? यह है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल का बात हो रहा है। ठीक है जी, क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, और परिमाप यानी सरकमफ्रेंस। तो आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या देखना है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कौन सी के बारे में? आयत के बारे में। ठीक है जी, तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं आयत। देखिए, आयत का इंग्लिश होता है रेक्टेंगल। यहाँ पे एक आयत का हम चित्र बना रहे हैं। ठीक है जी, यह क्या है? तो यह है आयत। ठीक है, यह है लंबाई और ये जो है यह है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को लेंथ बोलते हैं और चौड़ाई को ब्रेथ। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी। यह एक आयत है। क्या है जी? आयत है। और आयत में क्या है जी? यह है बीसी जो है लंबाई है और बीसी जो है चौड़ाई है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं आयत का परिभाषा क्या होता है। ठीक है जी, परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए, परिभाषा क्या है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतःकोण समकोण हो। समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री। ठीक है, अंतःकोण का मतलब क्या है? यानी कि बोला है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतःकोण, यानी कि अंदर का कोण। ठीक है जी, अंतःकोण क्या हो? समकोण हो। समकोण का मतलब क्या होता है? यानी कि 90 डिग्री का हो। ठीक है, समकोण हो तथा आमने सामने की भुजा समान हो। समान हो उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे आयत कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस आयत का बात हो रहा है। आयत का परिभाषा हम लोग देखें। क्या जी? ऐसा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं? तो जिसमें चार भुजा हो। इसमें चार भुजा है, एक दो तीन चार। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतःकोण समकोण हो। तो देखिए, आयत का जो चारों अंतःकोण होता है, यानी कि अंदर का जो कोण होता है वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तथा आमने सामने की भुजा क्या हो? समान हो। आमने सामने की भुजा क्या हो? समान हो। तो देखिए, यह जो है बीसी एबी के बराबर है। ठीक है जी, बीसी क्या है? बी और सी, यानी कि बीसी एबी के समान है। ठीक है, इसी तरह से एबी जो है, एबी
समान है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा से क्या होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन को देखें तो यह हम लोग का विकर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, यह विकर्ण कहलाएगा, यह विकर्ण। तो यह एक विकर्ण हो गया, ठीक है। दूसरा यह विकर्ण हो गया, देखिए एक बीबी और एक एसी, दोनों विकर्ण होते हैं, यह दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं आज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, है कि नहीं जी। यानी कि आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है जी। अगला क्या है, तो देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यह आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो उसके बाद आयत का विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण का लंबाई, ठीक है। आयत के विकर्ण का लंबाई क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा आयत के बारे में जानकारी, जिसे आपको निश्चित रूप से पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं वर्ग, ठीक है जी। वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर। पहले जो है मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ स्क्वायर का, ठीक है जी। यह स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, तो इसके चारों भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके भी अंतः जो कोण होते हैं वह समकोण ही होते हैं, यानी कि 90 डिग्री में होते हैं। और इसमें भी दो विकर्ण होते हैं जो कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका परिभाषा, ठीक है। इसे यहाँ आप नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और देखिए एक तो एसी विकर्ण हो जाएगा और दूसरा बीडी विकर्ण हो जाएगा, है कि नहीं जी। और दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। देखिए तो इस वर्ग का परिभाषा क्या होगा, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजा क्या हो जी, आपस में बराबर हो, ठीक है। चारों भुजा बराबर हो तथा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो, चारों कोण क्या हो जी, चारों कोण समकोण हो। समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, है कि नहीं जी। उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं, ठीक है, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के बारे में आप लोग इतना जान गए होंगे, ठीक है। और वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होती है, समान होती है, ठीक है।
तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे, वर्ग का दोनों विकर्ण समान होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग जानते हैं वर्ग के बारे में, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, यह वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम लोग वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। ठीक है, तो यह वर्ग के बारे में जानकारी है, जिसे आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 3 नंबर में हम लोग देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का इंग्लिश होता है ट्रेंगल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक चित्र बनाते हैं त्रिभुज का। यह त्रिभुज है, जैसे आप इसका नाम दे सकते हैं ABC। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है और 3 शीर्ष होता है। जैसे यहाँ देखिए BC आपका एक भुजा है। ठीक है जी, इसी तरह से AC भी आपका भुजा है और AB भी एक भुजा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, यानी कि 2 भुजा जहाँ एक जगह मिला हुआ है, उसके अंदर एक क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो ये जो है क्या है, यह कोण है। ठीक है, देखिए 2 भुजा यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं जी, इसको शीर्ष बोलते हैं, यानी कि वर्टेक्स। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें त्रिभुज की परिभाषा की, ठीक है, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। 3 सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए त्रिभुज का परिभाषा क्या है, 3 सरल रेखाओं से, सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा। ठीक है, 3 सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को, देखिए 3 सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी एक त्रिभुज है कि नहीं जी, अगर बात किया जाए तो ये भी एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर 3 सरल रेखाओं से किसी भी तरह वो क्या है, अगर बंद आकृति है तो क्या होगा, तो वो आपका त्रिभुज होगा। ठीक है, तो त्रिभुज को आप लोग समझ गए होंगे, त्रिभुज के परिभाषा को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है जी, यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है जी, तीनों भुजाओं का योग होता है। जैसे
ये जो सी के सामने वाला भुजा है इसे हम सी मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को हम नाम दे दिए सी। बी के सामने वाला भुजा को बी मान लिए, छोटा बी, और ए के सामने वाले भुजा को छोटा ए मान लिए। ठीक है जी, यानी कि बीसी जो है, बीसी की लंबाई ए मान लिए, स्मॉल ए। उसके बाद एसी की जो लंबाई है उसे हम स्मॉल बी मान लिए, और ए बी की जो लंबाई है उसे हम स्मॉल सी मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लेंथ दिया हुआ रहेगा, लंबाई दिया हुआ रहेगा, जैसे 3 cm, 4 cm या फिर 5 cm, जो भी दिया हुआ रहेगा, तीनों को क्या कर देना है जी, जोड़ देना है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और बात किया जाए यहीं पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है जी, देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है जी, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला हम लोग 4 नंबर में देखते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का इंग्लिश होता है पैरेललोग्राम। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम एक चित्र बनाते हैं समांतर चतुर्भुज का। देखिए यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो क्या होता है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो। परिभाषा क्या होगा देखिएगा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर एवं समान हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो डीसी का सम्मुख भुजा कौन है, तो डीसी का सम्मुख भुजा है ए बी। ठीक है, तो जितना डीसी होगा उतना ही ए भी होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि डीसी 7 सेंटीमीटर है तो ए भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर एडी हम लोग देखें, एडी का सम्मुख भुजा क्या होगा, बीसी होगा, है कि नहीं जी। तो बीसी अगर 5 cm है तो, सॉरी आप देखिए, एडी अगर 5 cm है तो बीसी भी कितना होगा, 5 cm ही होगा। ठीक है, यानी कि जो सम्मुख भुजा होता है वो क्या होता है, उसके बराबर होता है। ठीक है, एवं समांतर होता है, समांतर एवं क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सम्मुख भुजा समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है जी, यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हम लोग आगे देखें समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। ठीक है, और ये जो है समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जिसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसे नोट कर लीजिए लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर में वृत्त के बारे में। ठीक है जी, वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं वृत्त का। ये आपका एक वृत्त है। ठीक है जी, तो देखिए वृत्त का जो सेंटर होता है वो यहाँ बीच में एकदम होता है। ठीक है, वृत्त का सेंटर क्या होगा जी, एकदम बीच में होगा। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये केंद्र है। क्या बोलते हैं, केंद्र, इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, है कि नहीं जी। तो आप इसे लिख ही सकते हैं, ये क्या है, एक केंद्र है। ठीक है जी, अब देखिए सेंटर से कोई भी एक लाइन आप यहाँ तक खींच दीजिएगा। ठीक है, यानी कि बाहरी लाइन तक। ठीक है, तो ये आपका होगा त्रिज्या। क्या होगा जी, ये आपका त्रिज्या कहलाए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर, ठीक है, और केंद्र से स्पर्श करते हुए लाइन को हमने यहाँ तक खींचा, तो ये जो पूरा लाइन होगा यह होगा व्यास। क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है जी, अब देखिए
जैसे ये वृत्त है कि नहीं जी। वृत्त के अंदर वाले जो पूरा भाग है उसे हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, तो बताए ही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है, ठीक है जी, ये जो आपको गोल लाइन दिख रहा है, अगर इस लाइन के सिर्फ बात किया जाएगा तो ये होगा परिधि। क्या होगा जी? ये आपका परिधि है, ठीक है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। आगे अगर हम लोग देखें, ठीक है, जैसे हम जो है यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचे, लेकिन ये जो लाइन है केंद्र से स्पर्श करती हुई नहीं गई है यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा जीवा। क्या कहलाएगा जी? यह जीवा है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं वृत्त का परिभाषा। वृत्त का परिभाषा होता है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, ठीक है। तो लिखिएगा, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। चलिए इसको समझिएगा एक बारी। परिभाषा में क्या बोल रहा है? किसी एक निश्चित बिंदु से, तो यह एक निश्चित बिंदु हम लोग मान लिए, ठीक है जी, किसको? केंद्र को, ठीक है। उसके बाद बोला है समान दूरी पर स्थित। समान दूरी पर स्थित यानी कि इस बिंदु से ये जो आप लाइन दिख रहे हैं, ठीक है जी, तो बोला है समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि ये जो हम लोग लाइन यहाँ पे खींचे हैं गोल, यह एक बिंदु ही है, बिंदु से ही मिलकर लाइन बनता है, ठीक है। तो यह बिंदु पथ कहलाएगा। तो बोला है क्या इसमें कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जैसे देखिए ये बिंदु हो गया, है कि नहीं जी। इस बिंदु को अगर हम और करीब में करें, है कि नहीं, ये भी बिंदु है, आपको एक लाइन जैसे दिख रहा होगा, लेकिन और डिस्टेंस हम कम कर दें इसके बीच में, ठीक है। ये भी बिंदु है। तो इस तरह से जो लाइन हम लोग खींचते हैं, ये लाइन भी बिंदु से ही मिलकर बना होता है। किससे बना होता है जी? बिंदु से ही मिलकर बना होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं जी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या, तो वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr h, यह होती है वृत्त की परिधि। सॉरी ध्यान दीजिएगा, एच नहीं होती है इसमें। वृत्त की जो परिधि होती है वह होती है 2πr, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम देख लिए, वृत्त का क्या जी? वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल। वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल, वृत्त का जो अर्ध क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यह वृत्त का अर्ध क्षेत्रफल होता है। आगे हम लोग बात करें वृत्त का परिमाप, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे वृत्त का परिमाप, देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो यह होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। यह क्या होता है? तो यह होता है वृत्त का परिमाप, ठीक है जी। आगे हम लोग अगर देखें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम समझाएंगे, देखिएगा क्या, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह होता है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है जी। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? जैसे देखिए ये एक वृत्त हो गया, ठीक है जी। तो वृत्त का ये जो भाग है, ठीक है जी, यानी कि 4 बराबर भागों में बांट दिए, जो ये एक भाग है, ठीक है।
यही वृत्त का चतुर्थांश होता है। ठीक है जी, तो वृत्त का चतुर्थांश भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो ये मतलब आप नोट कर लीजिए, ये सब था वृत्त के बारे में। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं, देखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर में घन के बारे में। ठीक है जी, इसके बारे में, घन के बारे में। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक घन बनाते हैं। तो यह एक घन है, क्या है जी, घन है। देखिए घन का जो सभी किनारा होता है वह बराबर होता है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो सभी किनारा का दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यानी कि घन में अगर हम लोग बात करें तो सभी फलक बराबर होते हैं और सभी फलक वर्गाकार होते हैं। घन का सभी फलक किस तरह से होता है जी, वर्गाकार होता है। वर्गाकार कहने का मतलब है कि वर्ग के जैसा। वर्ग में क्या होते हैं कि चारों भुजा बराबर होते हैं, है कि नहीं जी। उसी तरह से जो यह घन है, घन में कितने फलक हैं उससे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम लोग फलकों की संख्या देखते हैं। ठीक है जी, फलक फलक कितने होते हैं घन में उसे देखिए। तो देखिए यह एक सामने वाला एक फलक हुआ और एक पीछे का दो, एक इधर 3 और एक इधर 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। फलकों की संख्या कितनी है जी, 6 है। जैसे हम आपको बताएं यहाँ से, देखिएगा एक मिनट। जैसे देखिए यह एक परफेक्ट घनाभ है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं घन का। ठीक है, तो घन में जितने फलक होते हैं उतना ही फलक घनाभ में भी होते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यह एक घन है। क्या है जी, घन है, मान लेते हैं। तो इसमें अब हम लोग फलक को गिनते हैं कि फलक कितने हैं। देखिए, तो जैसे हम इसको दे दिए एक, ये पहला फलक, और इधर ये हो गया दूसरा फलक। ठीक है, यह तीसरा फलक, इधर चौथा फलक। ठीक है, यह हो जाएगा पांचवा फलक और इधर यह हो जाएगा छठा फलक। ठीक है, तो देखिए घन में फलकों की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है जी। अब अगर बात किया जाए किनारों की, कौन सी की, किनारों की, यानी कि घन में किनारों की संख्या कितनी होगी, किनारा, है कि नहीं जी। तो देखिए हम लोग देखते हैं घन में कितने किनारा होंगे। तो यह हो गया एक ठो। ठीक है, तो इधर का भी एक हो गया 2, इधर का एक हो गया 3 और इधर का एक हो गया 4। ठीक है, यह हो गया 5, यह हो गया 6, यह हो गया 7, यह हो गया 8, यह हो गया 9, यह हो गया 10, यह हो गया 11 और यह हो गया 12। तो किनारों की संख्या कितनी है जी, घन में किनारों की संख्या है 12। अब हम लोग बात करें कौन सी की जी, शीर्ष की। शीर्ष की बात करते हैं कि घन में शीर्षों की संख्या कितनी। तो देखिए यह है शीर्ष। ठीक है जी, यह शीर्ष एक और यह एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है जी, तो घन में शीर्षों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, आसानी से आप लोग इस बात को बता देंगे अगर आपसे ये सब बात पूछा जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए घन में अगर विकर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो घन में विकर्णों की संख्या होती है 4। कितनी होती है, यानी कि इसे 4 विकर्ण किया जा सकता है। कैसे, देखिएगा बता रहे हैं। विकर्ण की संख्या होती है 4। ध्यान दीजिए, जैसे यह घन है कि नहीं जी, तो इसमें आप हम लोग जो है 4 विकर्ण खींच सकते हैं घन में। ठीक है, यानी कि क्या होता है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक इसमें लकड़ी डालिएगा तो जो लकड़ी होगा, ठीक है, अगर घन में आप एक लकड़ी डालते हैं तो इस कोण से लेकर इस कोण तक ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम लोग 4 विकर्ण खींच सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे अगर हम लोग देखें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सी जी, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4a², यानी कि 4a² घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर हम लोग बात करें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। अगर बात किया जाए कौन सी की, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, तो देखिए घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब आप बोल सकते हैं। जो आपका ए है यह भुजा है, ठीक है, ए क्यूब या भुजा क्यूब आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए घन का विकर्ण, तो देखिए घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है जी, √3 गुना भुजा, यह होता है घन का विकर्ण। ठीक है जी, तो आप ये बेसिक बात जाने किसके बारे में, घन के बारे में। ठीक है, और अगर हम लोग देखें क्या चाहिए, घन का परिभाषा। ठीक है जी, क्या देखें, घन का परिभाषा, तो देखिएगा यहाँ पे हम परिभाषा बताते हैं। घन का परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिएगा एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसे घन कहते हैं। ठीक है जी, इसे क्या कहेंगे, इसे घन कहते हैं। तो उम्मीद कि आप लोग घन के बारे में एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं घनाभ के बारे में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं घनाभ के बारे में। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग देखते हैं जी 7 नंबर में घनाभ के बारे में। देखिए अगर बात की जाए इसके इंग्लिश की, तो क्या होता है, क्यूबॉइड। घनाभ का इंग्लिश होता है क्यूबॉइड। सबसे पहले हम यहाँ पे एक घनाभ का चित्र बनाते हैं। ठीक है जी, यह घनाभ का चित्र है। ठीक है, अभी हम आपको बताएं कि घन और घनाभ। ठीक है, घन के बारे में अभी आप लोग देखें और घनाभ के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए अगर इसमें भी अगर हम लोग फलकों की बात करें, तो इसमें भी फलक कितने होते हैं, तो घनाभ में भी फलक 6 होते हैं। ठीक है जी, जैसे हम आपको यहाँ पे अभी बताएं कि घनाभ में मतलब ये परफेक्ट घनाभ है। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम लोग फलकों की संख्या देखें 1 2 3 4 5 6, तो फलकों की संख्या कितनी, 6। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किनारा, यानी कि घनाभ में किनारा कितना होता है, किनारा, तो देखिए घनाभ में भी किनारा उतना ही होता है जितना घन में होता है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो घनाभ में भी किनारा कितना, 12। ठीक है, अगर बात किया जाए शीर्ष की, ठीक है, तो इसमें भी शीर्ष की भी संख्या इतना ही होता है जितना घन में होता है। तो घन में शीर्ष की संख्या कितना थी, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी शीर्ष की संख्या कितना, 8, यानी कि ये परफेक्ट घनाभ ही है आपका। ठीक है, तो इसमें शीर्ष की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, और इसमें भी विकर्ण की संख्या कितना होगी जी, विकर्ण की संख्या भी
4 ही होंगी। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि घनाभ की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, परिभाषा की तो देखिएगा, एक ठोस आकृति, यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा को। अगर परिभाषा की बात किया जाए, एक ऐसा ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए, जिसकी प्रत्येक पृष्ठ आयत हो, ठीक है, और सम्मुख पृष्ठ बराबर हो। देखिए क्या बोला है परिभाषा में, कौन सी की परिभाषा, घनाभ का। सुनिएगा, एक ठोस आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है, जिसमें प्रत्येक प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, आयत होता है। ठीक है जी, आयत होता है, और आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होती है, और सम्मुख पृष्ठ बराबर होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं जी, घनाभ बोलते हैं। आप लिख सकते हैं उसे घनाभ कहते हैं। देखिए क्या बोला है परिभाषा में, एक ऐसा ठोस आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ आयत हो। यानी कि अगर हम नीचे वाला को भी निकालें तो देखिए, सिर्फ नीचे वाला को देखिए, आपको एक आयत के जैसा दिख रहा है, यानी कि लंबाई और यह चौड़ाई। ठीक है, लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है कि नहीं जी। तो एक आयत की तरह ही दिखेगा सब पृष्ठ। ठीक है, लेकिन दूसरा बात क्या बोला है कि सम्मुख पृष्ठ बराबर होती है, यानी कि ये जो है नीचे वाला भाग, इसके सम्मुख ऊपर वाला पृष्ठ है, यानी ये नीचे वाला जो पृष्ठ है इसके सम्मुख ऊपर वाला पृष्ठ है, तो इसके बराबर ये ऊपर वाला पृष्ठ होगा, इसके बराबर यह पृष्ठ होगा इधर वाला। ठीक है जी, और ये जो इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग उस साइड के बराबर होगा। जैसे अगर हम लोग इसे समझें कि ये क्या है, यह घनाभ है। ठीक है जी, तो इसका सम्मुख जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि ऊपर वाला जो पृष्ठ है, ऊपर वाला पृष्ठ नीचे वाले पृष्ठ के सम्मुख है, तो ऊपर वाला जितना है उतना ही नीचे वाला है, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला के बराबर है। अगर बात किया जाए इसका, तो यह इसके बराबर होगा। ठीक है, बात किया जाए इसका तो यह इसके बराबर होगा, यानी कि अपने सम्मुख पृष्ठ के बराबर होते हैं। कौन सी जी, घनाभ में। घनाभ में जो क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं, यानी कि फलक होते हैं, वो फलक अपने सम्मुख फलक के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो देखिएगा, इसको लिखिएगा, घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो देखिए वह होता है 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, यह होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल, यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें घनाभ का आयतन, क्या जी, घनाभ का आयतन, ठीक है, तो जो घनाभ का आयतन होता है वह होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये क्या होता है, तो यह होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, अगर हम लोग देखें घनाभ का विकर्ण, क्या चीज, घनाभ का
विकर्ण। देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह घनाभ का विकर्ण होता है। ठीक है, तो यह था घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी जो आपको पता होना चाहिए घनाभ से संबंधित क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बेलन को। ठीक है जी, बेलन को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बेलन का इंग्लिश क्या होता है, सिलेंडर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा यह एक बेलन है। ठीक है जी, अगर बात किया जाए इसकी तो यह ऊंचाई है, यह क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है जी, अगर बात किया जाए बेलन की त्रिज्या की तो बेलन की त्रिज्या यह है। ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस आर से सूचित किया जाता है। ठीक है जी, है कि नहीं, ये हम लोग का क्या होगा जी, यह जो है यह त्रिज्या है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है यह आधार है, बेलन का क्या है जी, आधार है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगर देखें बेलन की परिभाषा, तो देखिए बेलन की परिभाषा क्या होगी, एक ठोस आकृति जो कि दो वृत्त, आप लिखते हैं परिभाषा को, परिभाषा क्या होगा, एक ठोस आकृति एक ठोस आकृति जो कि दो वृत्त एवं वक्र आयत से मिलकर बना होता है। वक्र आयत से मिलकर बना होता है। अब इसको समझते हैं हम लोग, किसको, बेलन को। अभी हम आपको बताएं कि किससे मिलकर बना होता है, वक्र आयत से। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आयत ले लेते हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे हम बात करते हैं इस पेपर की, यह पेपर हो गया। ठीक है, तो इसे अगर हम फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे मोड़ देते हैं। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं, ये मुड़ा हुआ है इसलिए नहीं मुड़ रहा है, जैसे हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब देखिए ये जो है, ये जो है एक बेलन बन गया। क्या बन गया जी, यह एक बेलन बन गया। तो एक ऊपर वृत्त और एक नीचे वृत्त, यानी कि यहाँ पे आप एक वृत्त देख रहे हैं, ऊपर में एक वृत्त देख रहे हैं, दो वृत्त है। और दूसरा बात क्या बोला है, वक्र आयत से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए इसे हम खोल दिए तो ये आपको किस रूप में दिख रहा है, आयत ही तो है, यह आयत है कि नहीं जी, आयत है। तो एक आयत से और दो वृत्त से मिलकर बना एक ठोस आकृति को क्या बोलेंगे जी, बेलन बोलेंगे। ठीक है, तो बेलन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, तो बेलन में फलक कितने होते हैं, तो देखिए बेलन में तीन फलक होते हैं। ठीक है, बेलन में फलकों की संख्या तीन होती है। आगे अगर हम लोग बात करें कि बेलन में कोर कितनी होती है, तो बेलन में कोर दो होती है, बेलन में कोर दो होती है। और दूसरा बात अगर हम लोग देखें इसमें क्या, कि शीर्ष की संख्या कितनी होती है, तो बेलन में कोई भी शीर्ष नहीं होती है। अगर आपसे बेलन में शीर्ष पूछा जाएगा तो बेलन में शीर्षों की संख्या 0 होगी। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सी जी, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए
बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr h। क्या होता है जी? 2πr h। यह बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कौन सी की, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो होता है 2πr, 2πr इंटू आर प्लस एच। यह होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच। अब हम लोग देखते हैं बेलन का आयतन। क्या चीज? बेलन का आयतन। ये देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यह था बेलन के बारे में बेसिक जानकारी, जिसे आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं शंकु के बारे में। ठीक है जी, शंकु, शंकु मतलब कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शंकु बनाते हैं, आप लोगों के सामने ध्यान दीजिए। यह शंकु है। ठीक है जी, देखिए शंकु में आगे जैसे अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो यह हम लोग का ऊंचाई है। ठीक है जी, क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या यह है। ठीक है, ये जो है इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो ऊंचाई यह है और ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, आगे देखिएगा अगर हम लोग बात करें कि इसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, परिभाषा की बात किया जाए तो देखिए जो शंकु का परिभाषा है बहुत ही सरल है। क्या है? एक ठोस आकृति जो कि सॉरी एक ठोस आकृति जिसका आधार होता है, एक ठोस आकृति जिसका आधार होता है, ठीक है, और एक बिंदु पर नुकीला किनारा होता है। एक बिंदु पर क्या होता है जी? नुकीला किनारा होता है। तो ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है शंकु। अगर आपसे पूछा जाए कि शंकु में आधार की संख्या कितनी है, तो शंकु में आधार की जो संख्या है वो है एक। देखिए यही आधार है। ठीक है जी, ये शंकु का आधार है। ठीक है, अगर शीर्ष पूछा जाए कि शंकु में शीर्ष की संख्या कितनी है, शीर्ष, तो शंकु का यह शीर्ष है। ठीक है, एक ही ना शीर्ष है, तो शंकु में शीर्ष की संख्या होगी एक। ठीक है जी, तो अगर परिभाषा को एक बार हम लोग और देखें, एक ठोस आकृति जिसका आधार होता है और एक बिंदु पर नुकीला किनारा होता है, एक बिंदु पर ये नुकीला एक किनारा है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हम लोग का शंकु। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि शंकु में आधार की संख्या कितनी, तो एक, और शंकु में शीर्ष की संख्या कितनी, तो एक। ठीक है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि शंकु में किनारा की संख्या कितना है, ठीक है, तो शंकु में किनारा की संख्या होता है 0। ठीक है, किनारा की संख्या कितना जी? 0 होता है। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग देखते हैं शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर एल। देखिए ये तो आपको ऊंचाई दिख रहा है, जिसे एच से हम लोग डिनोट किए हैं, लेकिन ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसी को एल से डिनोट किया जाता है। कौन सी से जी? एल से डिनोट किया जाता है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यही एल है। अब देखा जाए अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल, यह होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लेकिन अगर शंकु का आयतन देखा जाए, क्या चीज, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह था जानकारी किसके बारे में थी, शंकु के बारे में। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और यह क्षेत्रमिति पर क्या था, परिचय क्लास था। तो आप इसे पूरे अच्छे तरीका से वीडियो को देखकर और जितना भी बात हम आपको बताए हैं वो अपने फेयर में निश्चित रूप से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज को अगर देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आपको बेहतर से बेहतरीन समझ में आएगा। और जितना भी फॉर्मूला लिखवाए हैं उसे निश्चित रूप से आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला 110% जरूरी है। आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे, क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।